हेलो दोस्तों, वेलकम टू हिंदी कोड क्लास। आज के इस लेक्चर में हम जावा का फर्स्ट प्रोग्राम बनाएंगे और इसके अलावा ये भी समझेंगे कि जावा के कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन स्टेप कौन कौन से हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने बताया था जावा के इंपॉर्टेंट फीचर कौन से हैं, तो जिसने भी अभी मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार उसको भी चेकआउट कर लें, तो आपके कोर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमें जावा की प्रोग्रामिंग करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो आपके पास या तो सिस्टम होना चाहिए या लैपटॉप होना चाहिए जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होना चाहिए, जैसे मैक, लाइनक्स, विंडो। इसके अलावा आपके पास वाईफाई या इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन का यूज सिर्फ इतना है कि आपको अभी जावा डाउनलोड करनी पड़ेगी। बस ये दो चीजें रहेंगी तो आप जावा की प्रोग्रामिंग शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिख रखे हैं कि आपको सबसे पहले जावा 21 डाउनलोड करनी है, उसके बाद इंस्टॉल करनी है, फिर सेटअप करनी है। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें जावा कैसे डाउनलोड करनी है। इसके लिए हम ओपन करते हैं अपना ब्राउजर। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे डाउनलोड JDK21। तो यहाँ आपको ये जो पहली लिंक दिख रही है ओरेकल की है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि विंडो में ये 3 लिंक दी हुई हैं। तो अब यहाँ पे आप जो विंडो 64 इंस्टॉलर है इसको आप डाउनलोड करिए, क्योंकि ये इंस्टॉल करने में भी इजी है। इसमें मैनुअल कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका। तो मैं इसमें क्लिक करता हूँ। ये हमारा जावा डाउनलोड हो गया है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे मेरा JDK21 डाउनलोड हुआ है। जस्ट डबल क्लिक करेंगे इसमें और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट ये बोल रहा है कि ये आपकी फाइल लोकेशन है, यहाँ पे सेव हो रही है। कोई बात नहीं, ये मेरा सक्सेसफुली डाउनलोड हो गया। इसको यहाँ से क्लोज करते हैं। अब हमारे 2 स्टेप पूरे हो गए हैं। डाउनलोड JDK21 हमने डाउनलोड कर लिया, दूसरा हमने इंस्टॉल भी कर लिया। अब हम देखते हैं कि सेटअप कैसे करते हैं। हम सर्च बार में यहाँ पे सर्च करेंगे एनवायरनमेंट वेरिएबल, तो एडिट द सिस्टम एनवायरनमेंट वेरिएबल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमारा आ रहा है एनवायरनमेंट वेरिएबल, इधर क्लिक करिए। अब इधर हम क्या करेंगे, हम जाएंगे सी में, प्रोग्राम फाइल्स, जावा, और यहाँ पे इतनी सारी JDK पड़ी है, बट हमें जो JDK चाहिए वो है 21। तो 21 पे क्लिक करेंगे तो जिस फोल्डर में बिन है वहां तक का पाथ देना है। तो ये रहा हमारा पाथ, ये हमारा ओके एंड ओके एंड ओके। तो ये हमारा पाथ सेट हो गया। अब हमें चेक करना है कि हमारा सेट हुआ या नहीं हुआ। कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे डालेंगे जावा वर्जन। तो ये बता रहा है कि आपका जो वर्जन है 21 है, मतलब जावा 21 हमारा सक्सेसफुली सेट हो गया। तो हमने पूरे तीनों प्रोसेस हमने कंप्लीट कर लिए। JDK21 डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल कर लिया और उसको सिस्टम वेरिएबल में, एनवायरनमेंट वेरिएबल में सेट भी कर लिया। अब हम जावा का प्रोग्राम बना सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चीज़ चाहिए, हमें चाहिए एक कोड एडिटर या टेक्स्ट एडिटर। तो अभी फिलहाल मैं कोड लिखने के लिए यूज करूंगा नोटपैड। नोटपैड ओपन कर लिया। अब यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, फिर उस प्रोग्राम का मतलब क्या है एक एक वर्ड का वो फिर मैं आपको समझाता हूँ। तो जो प्रोग्राम हम स्क्रीन में देख रहे थे वो प्रोग्राम ये है। सिंपल 3 लाइन है, सबसे सिंपल प्रोग्राम है। इस तरह का आपको जावा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। जावा आप रियल में कोडिंग करेंगे। जैसे ही जावा का प्रोग्राम हमने लिखा, हम इसको करेंगे सेव। सेव के लिए Ctrl+S, और इसको सेव कर रहे हैं डेस्कटॉप में, ठीक है। यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ hello world डॉट जावा। तो जो जावा का फाइल होगा, हमारा जावा का जो भी सोर्स कोड होगा वो डॉट जावा एक्सटेंशन के थ्रू ही सेव होगा। ये हमने सेव कर दिया। अब बात आती है जावा का कोड लिख लिया हमने, सेव भी कर दिया, ठीक। तो सबसे पहले हम जावा के कोड को कंपाइल करते हैं। तो अभी जैसे हमने कोड लिखा है नोटपैड में, तो हमें कंपाइल करना पड़ेगा और रन करना पड़ेगा कमांड प्रॉम्प्ट में, ठीक। तो यहाँ पे मैं CMD खोलता हूँ। अब हमें उस डायरेक्टरी पे जाना पड़ेगा जहाँ पे हमारा जावा फाइल सेव है। तो मैंने बताया था कि मैं डेस्कटॉप में सेव कर रहा हूँ। तो डायरेक्टरी में पहुँचने के लिए CD डेस्कटॉप,
ठीक, अब हम डेस्कटॉप के अंदर आ चुके हैं। तो जावा के कोड को कंपाइल करने के लिए एक कमांड होती है जावा सी और जावा फाइल का नाम। तो जावा फाइल का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड डॉट जावा। इंटर करेंगे तो ये हमारा कंपाइल हो गया। तो अब हम इसको रन करते हैं। रन करने के लिए भी एक दूसरी कमांड है, उसका नाम है जावा। अब हमें यहाँ पे जावा फाइल का नाम नहीं डालना है, हमें यहाँ पे डालना है क्लास फाइल का नाम। तो क्लास फाइल का नाम क्या था, हेलो वर्ल्ड। क्लास का नाम भी था और हेलो वर्ल्ड से हमने फाइल भी सेव की थी। तो यहाँ पे जो हम नाम डाल रहे हैं वो क्लास का नाम है। और जैसे हम इसको इंटर करते हैं तो ये हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, जो कि हमें यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर दिया था। तो गाइस ये एग्जीक्यूट हो गया। अब हम चलते हैं स्क्रीन में। अब हम देखते हैं कि जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं तो कंपाइलेशन के टाइम पे कौन कौन से स्टेप फॉलो होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेप लिख रखे हैं। यहाँ सबसे पहला स्टेप है लेक्सिकल एनालिसिस। जब आप जावा में कोई प्रोग्राम लिखते हैं, मान लो आपने लिखा int a=5, तो कंप्यूटर सीधे इस कोड को नहीं समझ सकता। सबसे पहले आपका ये कोड कैरेक्टर के रूप में होता है। अब इस स्टेज में जावा कंपाइलर, मतलब इधर हम बात कर रहे हैं लेक्सिकल एनालाइजर की, इसी को हम बोलते हैं स्कैनर। तो ये क्या करता है, इस कोड को छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। इन्हीं पार्ट्स को टोकन कहते हैं। लेक्सिकल एनालाइजर पहले सोर्स कोड को पढ़ता है और फिर उसे टोकन में बांट देता है। हर टोकन का एक मीनिंगफुल यूनिट होता है। जैसे ये कोड था, तो जब लेक्सिकल एनालाइजर इसको टोकन में बांटेगा तो इसको कुछ इस तरीके से बांट देगा। मतलब यहाँ पे इंट है, उसको कीवर्ड मानेगा, ए है वो आइडेंटिफायर है, इक्वल ऑपरेटर है, 5 लिटरल है और सेमीकोलन सेपरेटर है। तो इतनी सी लाइन में लेक्सिकल एनालिसिस ने 5 टोकन बना दिए। लेक्सिकल एनालाइजर एक तरह का वर्ड ब्रेकर होता है। जैसे हिंदी में हम कोई सेंटेंस लिखते हैं और उसको शब्दों में बांट देते हैं, वैसे ही सोर्स कोड को लेक्सिकल एनालिसिस कुछ टोकन में बांट देता है। इस फेज में बहुत सारे काम होते हैं। जैसे कि अगर हमारे कोड में कमेंट्स लगे हैं तो कमेंट्स को इग्नोर कर देगा, व्हाइट स्पेस को भी हटा देगा, कीवर्ड्स को पहचानेगा, आइडेंटिफायर को भी अलग कर देगा, लिटरल और कांस्टेंट को भी निकाल के अलग कर देगा, ऑपरेटर और पंक्चुएशन को भी अलग कर देगा। तो जितना भी हमारा सोर्स कोड होता है उसको अलग अलग टोकन में डिवाइड कर देता है। मान लो आपने एक कोड लिखा, ये कोड आप देख रहे हो, इसमें लिखा है पब्लिक क्लास हेलो, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, int x = 10, system.out.println हेलो वर्ल्ड। और जो लेक्सिकल एनालाइजर इस कोड को देखेगा तो बहुत सारे टोकन जनरेट कर देगा। वो टोकन इस तरीके से होंगे, इस पूरे कोड में आप देख पा रहे हो कि पब्लिक से लेके और लास्ट ब्रैकेट तक सब टोकन के रूप में लेक्सिकल एनालाइजर ने बांट दिया। जावा कंपाइलर के अंदर ये काम स्कैनर क्लास के थ्रू होता है। अब आप ये मत समझ लेना कि जो java.util.scanner क्लास होती है उसके थ्रू ये काम हो रहा है, नहीं। जो जावा सी के अंदर एक क्लास होती है, तो जावा सी क्या है, एक कंपाइलर है। कंपाइलर के अंदर ही एक क्लास होती है स्कैनर क्लास, उसके थ्रू ही लेक्सिकल एनालाइजर चलता है। और लेक्सिकल एनालाइजर पूरे सोर्स कोड को टोकन में बांटने के लिए फाइनाइट ऑटोमेट या डिटरमिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेशन का यूज करता है। अब ये क्या होते हैं, अगर आप कमेंट में बोलोगे तो मैं इसके लिए अलग से लेक्चर बना दूंगा। अब नेक्स्ट फेज है पार्स। तो लेक्सिकल एनालाइजर के बाद जावा कंपाइलर के पास टोकन की एक लिस्ट आ जाती है, पूरी लाइन आ जाती है। बट यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है, क्या ये टोकन सही क्रम में है, क्या इसका स्ट्रक्चर जावा के रूल्स के हिसाब से सही है? तो ये सब चेक करता है पार्स। इसको बोलते हैं पार्सिंग। पार्सिंग फेज के जो मेन काम क्या है, पार्सिंग फेज इन टोकन को चेक करता है कि क्या वो जावा लैंग्वेज के ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं है। इस फेज में एक सिंटैक्स ट्री बनता है, इसको पार्स ट्री भी बोलते हैं, जिसमें बताया जाता है कि कौन सा हिस्सा किस रूल के हिसाब से सही है। इसको ऐसे समझते हैं, मान लो ये हमारे पास कोड था जिसको लेक्सिकल एनालाइजर ने कुछ टोकन्स में बांट दिया था। वो टोकन मान लो इस तरीके से उसने अलग कर दिया था, इंट अलग, ए अलग, इक्वल, ये सारी चीजों को अलग अलग कर दिया था। अब पार्स ये चेक करेगा ये टोकन जावा ग्रामर के हिसाब से सही है या नहीं है।
जावा ग्रामर के हिसाब से जो ये लाइन है वो ऐसी होनी चाहिए कि सबसे पहले डेटा टाइप होना चाहिए, आइडेंटिफायर होना चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, उसके बाद वैल्यू होनी चाहिए। तो इस रूल के हिसाब से ये सिंटैक्स सही है। तो पार्स बोलेगा कि आपने जो भी सिंटैक्स लिखा है वो एकदम सही है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पार्स फेज में पार्स ट्री बनता है, तो ये देख लेते हैं ये क्या होता है। तो ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो ये दिखाता है कि कोड का स्ट्रक्चर ग्रामर के अनुसार सही है या नहीं है। तो सेम एग्जांपल को फिर से देखते हैं, और यहाँ पे हमारा जो पार्सिंग है उसने ये चेक किया था कि ग्रामर के हिसाब से ये सिंटैक्स सही है कि नहीं है। अब उसने चेक कर लिया तो एक ट्री बना देगा। तो ट्री इस हिसाब से होगा कि डेटा टाइप इंट है, आइडेंटिफायर ए है, ऑपरेटर इक्वल है, लिटरल 5 है। ये ट्री आगे के कंपाइलेशन स्टेप को गाइड करता है। जावा कंपाइलर इंटरनली कुछ पार्सिंग टेक्निक को यूज करता है, जिसमें सबसे पहला है टॉप डाउन पार्सिंग, बॉटम अप पार्सिंग। लेकिन बिगिनर के लिए इतना जानना जरूरी नहीं है। अभी बस ये समझिए कि पार्सिंग फेज में चेक होता है कि जो हमारा कोड है वो जावा ग्रामर के अनुसार सही है या नहीं है, कोई सिंटैक्स एरर तो नहीं है। अब अगर इसको एक लाइन में बोलना हो तो आप कैसे बोलोगे? तो पार्सिंग एक ऐसा फेज है जो ये इंश्योर करता है कि जो भी लिखा गया है वो जावा के नियम या सिंटैक्स के अनुसार सही है या नहीं है। अब नेक्स्ट फेज है इंटर। इंटरफेस का काम है सिंटैक्स टेबल बनाना, यानी आपके पूरे जावा प्रोग्राम में जितने भी क्लास, मेथड, वेरिएबल, इंटरफेस जो भी है उनको एक सिंबल टेबल में रजिस्टर करना। तो सिंबल टेबल एक तरह की डिक्शनरी होती है जिसमें ये सारी चीजें होती हैं कि कौन सी क्लास है, कौन कौन से फील्ड हैं, कौन कौन से मेथड हैं, उनका नाम, रिटर्न टाइप, मॉडिफायर, पब्लिक है, प्राइवेट है, हर एक चीज वहाँ पे मेंशन होती है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मैंने ये छोटा सा कोड लिखा है, क्लास ए इंट एक्स वॉइड सो। तो इंटरफेस में इसका टेबल कैसे बनेगा? इसका जब टेबल बनेगा तो सिंबल टाइप लिखा जाएगा, नेम लिखा जाएगा और रिटर्न टाइप या टाइप लिखा जाएगा। तो सिंबल टाइप है क्लास, नेम है ए और टाइप क्या? क्लास है। इस तरह वेरिएबल का, इसी तरह मेथड का सारी चीजें मेंशन हो जाती हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए आपने एक जावा का प्रोग्राम बनाया, तो इंटरफेस यह याद रखने का काम करता है कि इस प्रोग्राम में कौन कौन सी चीजें डिक्लेयर की गई हैं और उनका नाम क्या है। जावा कंपाइलर में ये फेस inter.java नाम की एक इंटरनल क्लास होती है, उसके थ्रू मैनेज करता है। अब नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं प्रोसेस एनोटेशंस की। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं एनोटेशंस क्या होता है। जावा में एनोटेशन एक स्पेशल टैग होता है जिसको हम मेटा डेटा भी कहते हैं। जैसे ये हमारा एक कोड है जिसमें मैंने एक एनोटेशन यूज किया है @override, जो बताता है कि यह मेथड किसी सुपर क्लास के मेथड को ओवरराइड कर रहा है। जावा में बहुत सारे एनोटेशंस यूज होते हैं। जब मैं एनोटेशंस का कोई लेक्चर बताऊंगा तो उसमें एक एक एनोटेशन आपको समझाऊंगा। इसके अलावा हम खुद के एनोटेशंस भी बना सकते हैं जिसको कस्टम एनोटेशंस कहते हैं। अब सवाल आता है कि प्रोसेस एनोटेशंस क्या होते हैं। तो प्रोसेस एनोटेशन एक जावा का कंपाइलेशन फेज है जिसमें कंपाइलर उन एनोटेशंस को प्रोसेस करता है जो कोड में लिखे होते हैं। ये काम एनोटेशन प्रोसेसर के द्वारा किया जाता है। तो इसमें मैं एक बार और बता देता हूँ कि इस फेज में क्या क्या होता है। कंपाइलर देखता है कि कोड में कौन कौन से एनोटेशंस हैं। वो देखता है कि कोई एनोटेशन प्रोसेसर रजिस्टर में है या नहीं है। अगर प्रोसेसर में है तो उसे कॉल करता है। तो अगर हमें एक लाइन में समझाना हो तो इसको कैसे बता सकते हैं कि प्रोसेस एनोटेशन वो स्टेप है जहां जावा कंपाइलर आपके एनोटेशन को समझता है, वैलिडेट करता है और जरूरत हो तो नया कोड भी जनरेट करके देता है। अब आप समझ गए होंगे कि प्रोसेस एनोटेशन क्या होता है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट फेज वो स्टेप होता है जहाँ पे जावा कंपाइलर आपके कोड में हर एक वेरिएबल, मेथड, एक्सप्रेशन, इन सब का टाइप चेक करता है, टाइप वेरीफाई करता है। इसे आप टाइप चेकिंग फेज भी कह सकते हैं। इस फेज में कंपाइलर ये इंश्योर करता है कि आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसके साथ सही टाइप की वैल्यू असाइन की है या नहीं की है, मेथड को सही आर्गुमेंट के साथ कॉल किया है या नहीं किया है, रिटर्न टाइप सही है या नहीं है, एक्सेस मॉडिफायर का सही से इस्तेमाल किया है या नहीं किया है, कोई अनडिफाइंड सिंबल यूज तो नहीं है। ये सारी चीजें चेक करता है। जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूँ। यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कोड लिखा है।
अब जो इससे पहले के फेजेस थे जैसे लेक्सिकल फेज हो गया, पार्स, इंटर, इन सारे फेजेस में इतना चेक हो गया कि ये जो सिंटैक्स है वो सही है, बट एट्रीब्यूट फेज क्या कहेगा कि ये गलत है। यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे स्ट्रिंग को इंट वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं जो कि गलत है, और ये चीज चेक होगी एट्रीब्यूट फेज में। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है फ्लो। ये जावा कंपाइलर का वो स्टेप है जहाँ पे ये चेक किया जाता है कि आपका कोड रन टाइम के दौरान ठीक से काम करेगा या नहीं करेगा। ये इंश्योर करता है कि आपका प्रोग्राम सेफ और प्रेडिक्टेबल तरीके से एग्जीक्यूट होगा। यह फेज उन एरर को भी पकड़ता है जो ना तो सिंटैक्स एरर है और ना ही टाइप मिसमैच है, बल्कि ये एरर तब आता है जब आपके लॉजिक में कुछ कमी होती है। मान लो इस तरह का मैंने कोई कोड लिख दिया, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने x को असाइन तो किया ही नहीं, बट इसको मैं यूज कर रहा हूँ, तो ये गलत है। ये एरर आ जाएगा इसमें, कंपाइल टाइम एरर। हमें इसको यूज करने से पहले असाइन करना होगा। इस पेज में ये भी चेक होता है कि कोई कोड ऐसा तो नहीं है जो अनरीचेबल कोड हो। अगर मैंने कोड में एक लाइन लिख दी जिसमें रिटर्न लगा दिया और उसके बाद कोई लाइन लिख रहा हूँ, तो जो बाद वाले स्टेटमेंट है वो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि रिटर्न के बाद तो कंट्रोल वापस से उसी जगह पहुंच जाता है जहां से हमारा मेथड कॉल हुआ होता है। ये अनरीचेबल स्टेटमेंट है, तो इसको भी चेक करेंगे। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो इससे पहले के फेजेस थे, लेक्सिकल, पार्स, इंटर, एट्रीब्यूट, इन फेजेस तक कंपाइलर ये देखता था कि कोड लिखा कैसे गया है, बट फ्लो फेज में ये चेक किया जाता है कि कोड रन कैसे होगा। जावा सी में ये काम flow.java नाम के एक इंटरनल क्लास कर रही होती है, जो कंट्रोल फ्लो का एनालाइज करके कंपाइल टाइम एरर या वार्निंग जनरेट करती है। अब नेक्स्ट फेज है हमारा डीसोगर। तो डीसोगर का सीधा सा मतलब है कि जो कोड देखने में सिंपल होता है, कंपाइलर उसे असली रूप में बदल देता है। इस प्रोसेस को डीसोगरिंग भी कहते हैं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जावा हमें कई बार सिंपल तरीके से बहुत ही कॉम्प्लेक्स काम करने की सुविधा देता है, ताकि डेवलपर को बार बार वही बॉयलर प्लेट कोड को न लिखना पड़े। बट जेवीएम इस सिंप्लीफाइड चीजों को नहीं समझती है, इसलिए कंपाइलर ऐसे कोड को डीसोगर करता है, यानी कि ऐसे कोड को वो अपने ओरिजिनल रूप में बदल देता है, जिससे जेवीएम को आसानी से समझ में आ जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख रहे हो, ये एक लैम्डा एक्सप्रेशन है। ये देखने में बहुत सिंपल है, लेकिन जेवीएम को लैम्डा समझ में नहीं आता। डीसोगर होने के बाद कंपाइलर इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर देता है। ये देख रहे हो, एक ये सिंपल लाइन थी, डीसोगर होने के बाद कंपाइलर ने इसको कितने बड़े कोड में बदल दिया। अब जेवीएम इसे आसानी से चला सकता है, क्योंकि ये एक सिंपल और एक क्लियर क्लास इम्प्लीमेंटेशन है। डीसोगर फेज को अगर आपको एक लाइन में बोलना हो तो आप इस तरीके से बता सकते हो, डीसोगर फेज जावा कंपाइलर का वो स्टेप है जहाँ पे वो यूजर फ्रेंडली कोड को जेवीएम फ्रेंडली कोड में बदल देता है। जावा 8 से पहले ये मैनुअल करना होता था, बट जावा 8 से कंपाइलर में ये डीसोगर का फीचर ऐड ऑन हो गया, जिसकी वजह से ऑटोमेटिक ही हमारा सोगर कोड डीसोगर हो जाता है। अब हमारा लास्ट है जनरेट फेज। तो ये वो स्टेप है जहाँ पे जावा कंपाइलर आपके सोर्स कोड को फाइनली जेवीएम फ्रेंडली कोड में बदल देता है, जिसको बाइट कोड कहते हैं। यही वो कोड है जो जेवीएम को समझ में आता है और एग्जीक्यूट करता है। तो मैं बाइट कोड पहले भी आपको बता चुका हूँ। बाइट कोड एक इंटरमीडिएट लैंग्वेज होती है जो सिर्फ जेवीएम के ही समझ में आती है। यह मशीन स्पेसिफिक नहीं होता, इसी वजह से जावा को प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज कहते हैं। कोड जनरेशन फेज में जावा कंपाइलर आपके सारे वेरीफाइड और क्लीन अप कोड को जेवीएम रीडेबल बाइट कोड में बदल देता है। अब हमने कंपाइलेशन प्रोसेस के सारे स्टेप कवर कर लिए हैं। अब नेक्स्ट है हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस फ्लो। तो अब समझते हैं एग्जीक्यूशन प्रोसेस क्या होता है। कंपाइलेशन के बाद जो डॉट क्लास फाइल जनरेट होती है, जेवीएम उसे उठाकर एग्जीक्यूट करता है। इस एग्जीक्यूशन में जेवीएम कई इंटरनली स्टेप फॉलो करता है, जिसमें से सबसे पहला है क्लास लोडिंग। तो जब भी आप कोई जावा प्रोग्राम रन करते हैं तो जेवीएम सबसे पहले डॉट क्लास फाइल को मेमोरी में लोड करता है। मेन 3 तरह के क्लास लोडर होते हैं, बूटस्ट्रैप क्लास लोडर, एक्सटेंशन क्लास लोडर और एप्लीकेशन क्लास लोडर। जो बूटस्ट्रैप क्लास लोडर होता है उसमें कोर जावा क्लासेस होती हैं। ये क्लास लोडर अलग अलग लोकेशन से, जैसे rt.jar, java.base, तो ऐसी लोकेशन से क्लासेस को उठा के लोड करता है। दूसरा है एक्सटेंशन क्लास लोडर। तो अगर जावा में हम एडिशनल लाइब्रेरी ऐड करते हैं तो इस क्लास लोडर के थ्रू
उन लाइब्रेरी की डॉट क्लास फाइल लोड होती है। तीसरा है हमारा एप्लीकेशन क्लास लोडर। जो यूजर डिफाइंड डॉट क्लास फाइल होती हैं उनको एप्लीकेशन क्लास लोडर द्वारा हैंडल किया जाता है। इसका सेकेंड स्टेप आता है बाइट कोड वेरीफायर। तो ये चेक करता है कि कंपाइल होने के बाद जो कोड मिला है उसमें कोई इनफाइनाइट लूप तो नहीं है, कोई इलीगल एक्सेस तो नहीं हो रहा है। इसके बाद का स्टेप है एग्जीक्यूशन इंजन का। तो जेवीएम के पास दो एग्जीक्यूशन इंजन होते हैं, एक जीआईटी कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। तो इंटरप्रेटर क्या करता है, हर बाइट कोड इंस्ट्रक्शन को लाइन बाय लाइन पढ़ता है और उसको एग्जीक्यूट करता है। और जीआईटी कंपाइलर क्या करता है, जो बार बार कोड चलता है उसे मशीन कोड में कन्वर्ट कर लेता है ताकि एग्जीक्यूशन फास्ट हो सके। जावा दोनों का इस्तेमाल स्मार्टली करता है, पहले इंटरप्रेटर का फिर जीआईटी मतलब जस्ट इन टाइम कंपाइलर का। तो ये हमारा एग्जीक्यूशन प्रोसेस फ्लो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं कि जो हमने जावा का प्रोग्राम कंपाइल और एग्जीक्यूट किया था उस प्रोग्राम के हर एक वर्ड का क्या मतलब होता है। अब इसे स्टेप बाय स्टेप और वर्ड बाय वर्ड समझते हैं। तो सबसे पहले पब्लिक। तो पब्लिक आप देख पा रहे हो लाइन 1 में और लाइन 2 में दोनों में पब्लिक दिया हुआ है। पब्लिक एक एक्सेस मॉडिफायर है जो ये डिसाइड करता है कि कौन कौन इस क्लास को या मेथड को एक्सेस कर सकते हैं। जब कोई चीज पब्लिक होती है तो इसका मतलब होता है कि वह चीज पूरे प्रोग्राम में से कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। जैसे पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड, इसका मतलब है यह क्लास किसी भी दूसरी क्लास से एक्सेसिबल है। अब दूसरा ये जो आप देख रहे हो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो यहाँ पे पब्लिक इसलिए लिखा है क्योंकि ये जो मेन मेथड है वो किसी और के थ्रू कॉल नहीं हो सकता, इसको जेवीएम को ही कॉल करना होता है, इसलिए इसे पब्लिक बनाना जरूरी होता है। एक्सेस मॉडिफायर बेसिकली 4 तरह के होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड एंड डिफॉल्ट। अगर हम पब्लिक यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो क्लास या मेथड कहीं से भी एक्सेस की जा सकती है। अगर हम प्राइवेट यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सिर्फ उसी क्लास से ही एक्सेस की जा सकती है। और अगर हम प्रोटेक्टेड यूज करते हैं इसका मतलब होता है कि ये क्लास या मेथड उसी पैकेज या सब क्लास से ही एक्सेस की जा सकती है। और अगर हम कोई भी एक्सेस मॉडिफायर यूज नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो डिफॉल्ट मॉडिफायर है और डिफॉल्ट मॉडिफायर को केवल उसी पैकेज के अंदर से ही एक्सेस किया जा सकता है। सेकेंड वर्ड है हमारा क्लास। क्लास जावा का एक कीवर्ड है जो बताता है कि आप एक क्लास बना रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इसका मतलब है कि सारा कोड ऑब्जेक्ट और क्लास के थ्रू ही लिखा जाता है। एक क्लास एक ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट की तरह होती है जिसके अंदर हम सब कुछ लिखते हैं, जैसे वेरिएबल, मेथड, कंस्ट्रक्टर, कुछ भी हमें लिखना है हम क्लास के अंदर ही लिखेंगे। फिर है हमारा हेलो वर्ल्ड। ये क्लास का नाम है और कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन जावा में फाइल का नाम क्लास के नाम जैसा होना चाहिए। जावा में एक कन्वेंशन है कि जब भी आप कोई क्लास का नाम लिखेंगे तो उस क्लास के नाम का पहला अक्षर कैपिटल लेटर होना चाहिए। यदि आपके क्लास का नाम हेलो वर्ल्ड है तो आपकी फाइल का नाम भी हेलो वर्ल्ड ही होना चाहिए। इसके बाद करली ब्रेसेस। तो जावा में करली ब्रेसेस ये बताते हैं कि किस ब्लॉक का कहां से कहां तक का कोड है। मतलब जब आप कोई क्लास, मेथड या लूप बनाते हो तो करली ब्रेसेस के अंदर उसका सारा कोड होता है, ये स्कोप डिफाइन करते हैं। इसके बाद बात करते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग, आर्क्स। ये जावा का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है। किसी भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इसी मेन मेथड से ही स्टार्ट होता है। अब इसके जितने भी ये पार्ट हैं सबको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पब्लिक। तो जैसा कि अभी मैंने बताया यहाँ पब्लिक लगाना जरूरी है क्योंकि जेवीएम इस मेथड को क्लास के बाहर से ही कॉल करता है, इसलिए इसको पब्लिक होना जरूरी है। फिर स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब है कि यह मेथड क्लास से जुड़ा है ना कि ऑब्जेक्ट से। मतलब अगर मेथड स्टैटिक है तो उसे ऑब्जेक्ट बनाए बिना ही उसे कॉल किया जा सकता है। जेवीएम सबसे पहले इसी मेथड को कॉल करता है, इसीलिए इसको स्टैटिक बनाना जरूरी होता है। फिर वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि यह मेथड कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मेथड कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहे होते हैं, जैसे इंट, स्ट्रिंग, कुछ इस तरह की वैल्यू रिटर्न कर रहे होते हैं। बट मेन मेथड सिर्फ प्रोग्राम को चलाता है, इस वजह से ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता। फिर मेन। ये मेथड का नाम है। जावा में एग्जीक्यूशन यहीं से शुरू होता है। जेवीएम हमेशा किसी भी जावा प्रोग्राम में सबसे पहले मेन मेथड को ही ढूंढता है, इसलिए पूरे प्रोग्राम में मेन मेथड का होना बहुत जरूरी है।
हम मेन मेथड का नाम भी चेंज नहीं कर सकते, इसका स्ट्रक्चर भी नहीं बदल सकते। इसको सिर्फ इसी तरह से ही लिखा जा सकता है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। फिर स्ट्रिंग एरे आर्क्स, तो ये मेन मेथड का पैरामीटर है। इसका मतलब है कि ये मेथड इनपुट ले सकता है, बट ये इनपुट सिर्फ कमांड लाइन के थ्रू ही ले सकता है। यहाँ ये स्ट्रिंग का मतलब है कि ये एक स्ट्रिंग एरे है। आर्क्स उसका नाम है, आर्क्स मतलब आर्गुमेंट। इसको आप बदल के चाहे माई आर्क्स या कुछ भी और नाम भी दे सकते हैं, लेकिन इसका टाइप जो स्ट्रिंग टाइप है वो स्ट्रिंग टाइप ही रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन की। इसको अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले सिस्टम, तो ये एक प्रीडिफाइंड क्लास है जो जावा डॉट लैंग पैकेज के अंदर होती है। इसमें बहुत सारे प्री बिल्ड फील्ड और मेथड होते हैं, जैसे आउट, इन, एरर, इस तरीके के और भी बहुत सारे फील्ड और मेथड होते हैं। सेकंड वर्ड है आउट। यह सिस्टम क्लास का एक स्टैटिक ऑब्जेक्ट है जो आउटपुट स्ट्रीम को रिप्रेजेंट करता है। इसके थ्रू हम किसी भी टेक्स्ट को कंसोल में प्रिंट करा सकते हैं। फिर हमारा प्रिंटलन। प्रिंटलन मेथड कंसोल में टेक्स्ट प्रिंट करता है और फिर नई लाइन में कर्सर ले जाता है। तो ये प्रिंट स्ट्रीम क्लास का मेथड है। अगर आप सिर्फ प्रिंट लिखते हैं तो वो आपको नई लाइन में नहीं ले जाएगा, बट अगर आप प्रिंट एलन का यूज करते हो तो प्रिंट एलन टेक्स्ट को प्रिंट कराने के बाद कर्सर को नई लाइन में ले जाता है। फिर हेलो वर्ड, तो यह एक स्ट्रिंग लिटरल है, यानी कि जो टेक्स्ट आप इधर लिखोगे एग्जैक्टली सेम ये प्रिंट कर देगा। फिर सेमीकोलन। जावा में हर स्टेटमेंट के लास्ट में सेमीकोलन लगाना जरूरी होता है। ये जावा को बताता है कि स्टेटमेंट खत्म हो चुका है, और ये लगाना भी जरूरी है। अगर आप नहीं लगाते हो तो आपको कंपाइल टाइम एरर आ जाएगा। तो ये था हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज हो रहे हर एक वर्ड का मतलब। अब जो चीज मैंने पूरे लेक्चर में आपको समझाई है, कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस, तो उसको एक बार इस डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूँ। जो हमारा ये बॉक्स है, इसको मान लो आप कि एक सोर्स कोड है, मतलब डॉट जावा फाइल है। इसको कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करते हैं और ये कन्वर्ट हो जाती है बाइट कोड में, मतलब डॉट क्लास फाइल में। इसके बाद यहाँ पे रोल आ जाता है जेवीएम का। जेवीएम के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले क्लास लोडर होता है जो इस डॉट क्लास फाइल को लोड करता है। लोड होने के बाद बाइट कोड वेरीफायर इस डॉट क्लास फाइल को चेक करता है, पूरे बाइट कोड को रीड करता है और देखता है कि इसमें कोई ऐसा कोड तो नहीं है जो हमारे सिस्टम को करप्ट कर सकता है, अनऑथराइज्ड मेमोरी एक्सेस ले रहा है, या किसी तरह का हैकिंग कोड लगाया हुआ है। अगर बाइट कोड को सारी चीजें ठीक समझ में आती हैं, कोई भी इशू नहीं मिलता है कोड में, तो फिर वो नेक्स्ट स्टेप के लिए कोड को भेज देता है। नेक्स्ट स्टेप है एग्जीक्यूशन इंजन। एग्जीक्यूशन इंजन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है जीआईटी कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। इन दोनों की हेल्प से हम अपने डॉट क्लास फाइल को, जो हमारा बाइट कोड है, उसको मशीन कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा हुआ कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो दोस्तों, इस लेक्चर में मैंने बहुत सारी चीजें आपको बताई। कुछ बहुत ही बिगिनर लेवल की थी और कुछ टॉपिक ऐसे थे जो बहुत ही एडवांस लेवल के थे। अब जो भी चीजें मैंने बताई, अगर उनमें से कोई कॉन्सेप्ट आपको ऐसा लगता है तो मुझे और डिटेल में बताना चाहिए, या आपको लगे कि आपको और डिटेल में ये चीजें सीखनी है, तो मुझे कमेंट में बताइए। जिस कॉन्सेप्ट के बारे में आप बोलोगे मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा और उस कॉन्सेप्ट को और भी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।